नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सोशल वर्क के छात्रों का धरना प्रदर्शन, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 दिनों से वीसी ऑफिस के बाहर ये छात्र बैठे हुए हैं। एचपीयू पर मूलभूत सुविधाएं ना देने का आरोप इनके द्वारा लगाया गया है। विभाग के पास सिर्फ 2 क्लासरूम्स हैं, छात्रों का कहना है। सोशल वर्क के छात्रों का धरना प्रदर्शन, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एचपीयू पर मूलभूत सुविधाएं ना देने का आरोप लगाया गया है। तो सोशल वर्क के छात्रों का यह धरना प्रदर्शन। मैं विश्वविद्यालय कहूं तो आपके जहन में एक तस्वीर बनेगी जहां पर क्लासरूम के अंदर कुछ भावी अर्थशास्त्री और समाज सेवी शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन कई बार सिस्टम विद्यार्थियों को वो मौका भी नहीं देता है। और कुछ ऐसी ही तस्वीर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से सामने आ रही है। वही विश्वविद्यालय जहां पर आज के सत्तासीन मुख्यमंत्री जहां से निकले, जहां से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा निकले, जहां से एक देश के राष्ट्रपति हामिद करजई निकले, उसी प्रदेश के बाहर कुछ ऐसी तस्वीर है जहां पर लोगों को जो है, विद्यार्थियों को जो है वो क्लासरूम से बाहर होकर प्रोटेस्ट पर बैठना पड़ रहा है और विरोध पर बैठना पड़ रहा है। क्या वजह है, किस वजह से इन लोगों को बाहर बैठना पड़ रहा है, इनसे जाने की पूरी बात। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम तेज सिंह है। मैं सोशल वर्क फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ। सर, इसमें जो हमारी मांग है कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। इसमें हमारी जो मांग है, पहली मांग है कि हमें क्लासरूम दिए जाए। जिस विश्वविद्यालय के अंदर आप देखते होंगे कि मैक्सिमम डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनकी क्लासेस सुबह के टाइम लगती है, परंतु सोशल वर्क डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके साथ 20 साल से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हमारी क्लासेस शाम के टाइम लगती है। गर्ल्स हॉस्टल में कुछ लड़कियाँ आती जिनका लंच का टाइम होता है, वो अपना लंच छोड़ के क्लासेस लगाने के लिए आती है। सर, इसमें हमारी दूसरी मांग ये है कि जो हमारे सोशल वर्क डिपार्टमेंट है उसके अंदर एक ही टीचर है। हम चाहते हैं कि वहाँ स्थायी शिक्षक की भर्ती करवाई जाए, हमें अलग से डिपार्टमेंट दिया जाए। और जो हमारी फीस है, हम 14,480 रुपये फीस देके यहाँ आते हैं, परंतु हमें क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है। पिछले 10 दिनों से ये लोग धरने पर बैठे हैं अपनी बात मनवाने के लिए, और जायज बातों को लेकर है। 10 दिन हो गए आपको क्लासरूम के अंदर होना चाहिए था, लेकिन आपकी स्थिति ये है कि आप जो विश्वविद्यालय कैंपस है बाहर वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं कि खास तौर पर प्रशासन और सरकार की तरफ से कैसा रवैया आपकी तरफ किया जा रहा है? सर, सबसे पहले मेरा नाम गौरव है। मैं MSW थर्ड सेमेस्टर का छात्र हूँ। सर, एक समय हुआ करता था जब ये विश्वविद्यालय टॉप यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग में आता था, लेकिन आज हकीकत ये है कि जब NIRF की रैंकिंग आती है तो यह विश्वविद्यालय टॉप 200 की रैंकिंग से बाहर होता है। इसका सबसे ज़्यादा बाहर होने का क्या कारण है? हम देखते हैं जब हम विश्वविद्यालय के अंदर आते हैं, जब हम किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी डिपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए, तब हम डिपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। महिला सशक्तिकरण की बातें सरकार करती है और महिलाओं के लिए ख़ास तौर पर बहुत मुश्किल होता है हायर एजुकेशन तक भी पहुंच पाना। ऐसे में कुछ महिला भी यहाँ पे, कुछ लड़कियां भी है, वो यहाँ पर पहुंची है। बड़ी मुश्किलों से यूनिवर्सिटी पहुंच पाती है, घर का प्रेशर और तमाम तरह की चीज़ें, लेकिन उन सब के बावजूद ये स्थिति कि आपको प्ले कार्ड पकड़ के जो है क्लासरूम से बाहर रहना पड़ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम आंचल है। समाज कार्य विभाग की तृतीय सेमेस्टर की छात्रा हूँ और मैं लाहौल से आई हूँ। तो मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं शिक्षा ग्रहण करके उनका नाम रोशन करूं, परंतु यहाँ की स्थिति बिल्कुल भी अलग है, क्योंकि हमारे पास क्लासरूम नहीं है। विभाग को आकर 20 वर्ष हो गए हैं, परंतु यहाँ पर एक भी सोशोलॉजी और सोशल वर्क के लिए केवल 2 क्लासरूम है, जिसमें समाज कार्य की क्लासें 1 बजे के पश्चात लगती है, जिसके लिए हमें हॉस्टल से लंच छोड़ के आना पड़ता है। इसके अलावा हमारी दूसरी प्रमुख मांग ये है कि हमारे लिए डेजर्टेशन के लिए लैब की सुविधा की जाए और इसके साथ साथ हमारे लिए प्रोफेसर की भर्तियां भी कराई जाए, ताकि हम स्वयं पढ़ सके और आने वाले भावी लोगों को भी पढ़ा सके। प्रदेश में के वो बने हुए तकरीबन 50 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है और हम अभी तक गिने चुने विश्वविद्यालय प्रदेश के अंदर बना पाए हैं, लेकिन उनमें भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। अब ऐसे में सोशलॉजी और समाज सेवा विभाग के जो छात्र हैं ये लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको मूलभूत सुविधाएं दी जाए जिसके वो हकदार हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। रुक करेंगे इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें।
बड़ी खबर, धर्मशाला स्टेडियम में जारी वर्ल्ड कप मैच। ये बड़ी खबर आ रही है, 22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से भिड़ेगा भारत और मैच का टिकट नहीं मिलने से लोगों में काफी रोष बना हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धर्मशाला स्टेडियम में जारी वर्ल्ड कप मैच। धर्मशाला से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ सौरभ। वर्ल्ड कप का मैच जो है धर्मशाला स्टेडियम में भी होना है 22 अक्टूबर को। जो जानकारी है, न्यूजीलैंड से भारत भिड़ने वाला है, लेकिन अब यहां पर एक चीज निकल कर आई है कि मैच की टिकट नहीं मिलने से लोगों में रोष है। अंजलि, देखिए, जिस तरह से जो 22 अक्टूबर को जो मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड टीम के मध्य वनडे वर्ल्ड कप को लेकर खेला जाना है, इसको लेकर अभी से, अगर अभी आज दिन की बात की जाए तो अभी से जो इस मैच को देखने के लिए दर्शक जो बाहरी राज्यों से या विदेशों से आने वाले हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं जो इस मैच को लेकर उत्साह है वो भी जो क्रिकेट प्रेमियों में है खासा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगर इस मैच की टिकटों की बात की जाए तो आज जो था सुबह एचपीएस स्टेडियम के बाहर जो है, जो क्रिकेट प्रेमी थे, जो युवा थे, जो कहीं ना कहीं इंडिया की टीम को चेयर अप करना चाहते हैं, उसका उत्साह बढ़ाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं आज गेट पर इकट्ठा हुए थे। और उन्हें ऐसी किसी ने जानकारी मिली थी कि आज 18 तारीख को जो है गेट नंबर 1 के पास एचपीसीए के पास जो है ऑफलाइन जो टिकटों की बिक्री है उसको शुरू किया जाएगा। लेकिन जब वो लोग मौके पर पहुंचे और सुबह उन्होंने आकर देखा कि ऑफलाइन टिकटों की बिक्री नहीं हो रही है, तो ऐसे में उनका जो रोष है वो शुरू हो गया और कहीं ना कहीं उन्होंने जो है एचपीसीए के अधिकारियों के खिलाफ भी है जो जमकर नारेबाजी की। जी अंजलि, अभी क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? बिल्कुल अंजलि, बताना चाहूंगा कि हाल फिलहाल एचपीसीए के अधिकारियों द्वारा ये बोला गया है कि 19 या 20 को जो हो सकता है कि ऑफलाइन टिकटों की जो टिकट काउंटर है उसको लगाया जा सकता है। लेकिन जो ऑनलाइन टिकट काउंटर है, जो टिकटें मिलती हैं ऑनलाइन, वो कहीं ना कहीं अभी बिक चुकी हैं, सारी की सारी सोल्ड आउट हो चुकी हैं। ऐसे में अगर कुछ टिकटें बचती हैं तो जरूर जो है ऑफलाइन टिकट का जो है काउंटर एचपीसीए द्वारा लगाया जाएगा। जी अंजलि, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ अटवाल इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे उधर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हिमाचल पथ परिवहन निगम की 154वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक हुई। हिमाचल सड़क परिवहन निगम अपनी स्थापना के 50 साल पूरे कर चुका है। एक साल के अंतराल में जनसेवा के भाव से दरअसल एचआरटीसी की बसें 21 करोड़ किलोमीटर तक चली हैं और अपने गोल्डन जुबली वर्ष में एचआरटीसी अब आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रबंधन ने एचआरटीसी का कैलेंडर तैयार करने का फैसला लिया है और इस कैलेंडर में साल भर की गतिविधियों को तय कर काम किया जाएगा। एक तो एचआरटीसी अपने कार्यकाल के 50 साल में प्रवेश कर गया है और ये गोल्डन जुबली ईयर है और इस एक साल के दौरान हमने क्या गतिविधियां करनी है, कहां से हमने सफ़र शुरू किया था, कहां पे हम पहुंचे हैं। आज एक साल के दौरान एचआरटीसी 21 करोड़ किलोमीटर चल रही है और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनसेवा का कितना बड़ा काम जो है एचआरटीसी के कंधे पे है। और इस साल के दौरान एचआरटीसी का कैसे आधुनिकीकरण में के युग में लेके जाना है, कैसे डिजिटल युग में लेके जाना है, कैसे ऑनलाइन के युग में लेके जाना है और किस ढंग से कार्यक्रम करने हैं, उन सब के बारे में हम इस साल के दौरान पूरा साल हम एचआरटीसी से जुड़े कार्यक्रम करेंगे। एचआरटीसी के पब्लिक के प्रति जो समर्पण है उसको देखते हुए हमारे जो अधिकारीगण हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं, ड्राइवर्स, कंडक्टर, उन सब को विश्वास में लेके हम एक कैलेंडर बनाने जा रहे हैं कि हमने किस ढंग से ये कार्यक्रम करने हैं।
उधर हिमाचल प्रदेश का जनजातीय जिला किन्नौर में 2 दिन तक हुई बर्फबारी के बाद अब मौसम सुहावना है। किन्नौर में आज चिलचिलाती धूप निकली है और ऐसे में लोग ठंड से राहत महसूस कर रहे हैं। वहीं मौसम सुहावना होते ही बाजारों में भी चहल पहल शुरू हो गई है। ऊंचे इलाकों में बागबानों ने दरअसल सेब तोड़ना शुरू कर दिया है। पिछले 2 दिनों तक किन्नौर में दरअसल मौसम खराब रहा, जिसकी वजह से ऊंची पहाड़ियों पर भारी बर्फबारी तो वहीं कम ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाकों में भी बर्फ की हल्की चादर बिछी रही। ऐसे में जिले का तापमान 0 के नीचे चला गया। नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। किन्नौर जिला में लगातार 2 दिन मौसम खराब रहा, जिसके चलते जिला किन्नौर की ऊंची पहाड़ियों व ऊंचाई वाले ग्रामीण क्षेत्र, जिसमें खासकर चितकुल, रक्षम, कुनो, सारंग, आसरंग, ये सभी ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जो चीन सीमांत से लगते हैं। इन सभी क्षेत्रों में बर्फ की हल्की सफ़ेद चादर बिछी है। इसके अलावा जिला किन्नौर की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी है। अंदाजन करीब 1.5 से 2 फीट जो है ऊंची पहाड़ी पर बर्फबारी हुई है, जिसके चलते जिला किन्नौर एक बार फिर से शीतलहर की कहर में डूब चुका है। जिला किन्नौर में लगातार 2 दिन मौसम खराब रहते हुए निचले क्षेत्रों में बारिश हुई, जिसके चलते बागवानों व किसानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जिला किन्नौर में अभी भी सेब का सीजन समाप्त नहीं हुआ है और सेब का सीजन अंतिम चरण पर है। आज जिला किन्नौर में मौसम सुहावना हुआ है और चिलचिलाती धूप खिली है, जिसके बाद जिला किन्नौर के सेब बागवानों ने राहत की सांस ले ली है और एक बार फिर से जिला किन्नौर के बागवान अपने सेब के बगीचों में दोबारा से सेब की तुड़ाई पर लग गए हैं। 2 दिन मौसम खराब रहने के चलते लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, लेकिन एक बार फिर से आज मौसम सुहावना होने के बाद लोगों में के बाहर निकलने के बाद बाजारों में चहल पहल भी उठी है। जनता टीवी के लिए किन्नौर से अनिल नेगी। उधर आपको बता दें, रामपुर के हिमाचल प्रदेश अंतर महाविद्यालय युवा महोत्सव का विधायक नंदलाल ने विधिवत समापन किया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 53 कॉलेज के 655 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और इस 4 दिवसीय युवा महोत्सव में 9 विधाओं में कॉलेज के छात्रों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। और उन सब लोगों को मुबारकबाद जो इसमें पार्टिसिपेंट्स थे, उन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। हु आर द पोजीशन होल्डर टुडे, पोजीशन होल्डर है फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज जो लिया है। एंड जो जिसको नहीं मिला आउट ऑफ दिस 54 कॉलेजेस, जिसको नहीं मिला उनको आज प्रेरणा लेनी होगी, कमिटमेंट करनी होगी कि नेक्स्ट टाइम जो कॉलेज का जो इंटर कॉलेज जो यूथ फेस्टिवल होएगा, उन 9 जो इवेंट्स बताई आपने उसमें उनको पोजीशन मिलना चाहिए। दिस कमिटमेंट दे हैव टू मेक इट टुडे। एक बात उधर चंबा में जल शक्ति विभाग ने क्षेत्रों के लोगों को पानी की बेहतर सुविधा देने के लिए दरअसल कई तरह की योजना शुरू की। जिन क्षेत्रों में अधिकतर पानी की कमी देखने को मिली, ऐसे क्षेत्रों के लिए पेयजल योजना चलाई गई। जल शक्ति विभाग मंडल तीसा के तहत आने वाले गुनुघराट पेयजल योजना का कार्य स्तर पर यहां पर लगा हुआ है और इस कार्य की राशि 22 करोड़ है। ये योजना 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगी। जी, ये बिल्कुल सत्य है। गुन्नू घाट परियोजना का कार्य जो है चला हुआ है। इसमें हमने गुन्नू नाला से जो है पानी लिफ्ट करना है और इसकी 3 स्टेजेस हैं। तो हमने इसमें मतलब हमने इस स्कीम के अंतर्गत जो है 9 पंचायतें कवर करनी है और जो 2145 जो FSTC है, जैसे मतलब हाउस होल्ड को नल से जल उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना पर हम 22.5 करोड़ के लगभग जो है खर्च कर रहे हैं। उसमें से 1 करोड़ हम जो है सप्लाई ऑफ पावर पर खर्च कर रहे हैं। इस योजना का कार्य 90% लगभग हमने पूर्ण कर लिया हुआ है और इसका टारगेट हमने जो है दिसंबर 2023 तक पूर्ण करने का रखा है, पर फिर हम जनवरी 2024 तक उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। उधर आपको बता दें कि हिमाचल के विश्वविख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में दरअसल नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा के रूप में मां ज्वाला का पूजन किया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए और मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। महामाई के चरणों बठिंडा पंजाब तो पहले नराते तो लंगर महामाई के चरणों शुरू किया है। बड़े सजे ढंग लंगर चल रहा है महामाई के चरणों। अज चौथा नवरात्रा है।
महामारी की बड़ी कृपा है। सारे मंदिरों वाले जिन्हें बीच में सेवा करने वास्ते आए हैं, बड़े ही श्रद्धा ਨਾਲ सेवा कर रहे हैं तो बड़ी श्रद्धा ਨਾਲ संगत। उधर आपको बता दें कि उपमंडल ऊना में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत किसानों और बागवानों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 150 किसानों ने भाग लिया। कार्यशाला का शुभारंभ पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने किया और किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को अपनाकर किसान और बागवान अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकते हैं। रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री सुखू का पूर्व सरकार पर निशाना। जी हां, पूर्व सरकार पर निशाना यहां पर साधा है। ये बड़ी खबर आ रही है, पूर्व सरकार के काल के मामले पेंडिंग है, इस बात का जिक्र किया है। जनमंच लगाकर भी जनता को नहीं मिला है अभी तक न्याय, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। जल्द ही लंबित मामलों को सुलझाने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखू का पूर्व सरकार पर निशाना। पूर्व सरकार के इंतकाल के मामले अभी भी पेंडिंग हैं। जो पिछली सरकार थी उसने हर चीज में जनता पर बोझ ही डाला। 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज और 10,000 करोड़ की लायबिलिटी हम पर छोड़ दी। और जब हमने राजस्व का रिकॉर्ड खंगाला, पिछले कल हमारे माननीय मंत्री जगत सिंह नेगी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि तकरीबन 25,000 मामले जिन व्यक्तियों की रजिस्ट्री हो चुकी है, रजिस्ट्री के बाद उनके इंतकाल नहीं हो सके। तो किस प्रकार की ये लोग कार्य करते रहे, ये सबके सामने है। 27,000 के करीब निशानदेही है और कितने पार्टीशन के ऐसे मामले हैं जो कई सालों से हो ही नहीं पा रहे। कारण ये है कि पिछली सरकार ने जनता पर सब चीज़ का बोझ डाला और जो जनमंच की बात करते थे, अब उनसे सवाल ये पैदा होता है कि आपके इतने जनमंच हुए, उन जनमंचों में क्या इंतकाल के काम भी नहीं करवा सके, पार्टीशन के काम भी करवा नहीं सके, डिवीजन के काम नहीं करवा सके? कैसे 27,000 मामले इंतकाल के रह गए? तो वो जनमंच किस प्रकार का जनमंच था जहाँ जनताओं को सुविधाएं नहीं उपलब्ध करवा सकी? उधर हिमाचल प्रदेश के सोलन और साथ ही हमीरपुर में संजीवनी मोबाइल वैन सेवा शुरू की गई है। मोबाइल वैन सेवा का हेल्पलाइन नंबर 1862 भी जारी कर दिया गया है। उधर आपको बता दें, सुजानपुर में दरअसल अंडर 14 लड़कों की जो खेलकूद प्रतियोगिता शुरू की गई है, जिसका सुजानपुर के ऐतिहासिक मैदान में शुभारंभ किया गया है। इस प्रतियोगिता में 11 जिलों के 548 छात्र भाग ले रहे हैं। और चलिए इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।